सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। और मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो। और अच्छी बात यह है कि आज मित्रता दिवस पर हम अपने मित्रों से मिल रहे हैं, है ना नेहा? अपने मित्रों से हमारी मुलाकात हो रही है, सखियों से मुलाकात हो रही है। वैसे तो रोज होती है ना हमारी मुलाकात लेकिन अगर ये खास मौके जब होते हैं और जब हम उसके बाद मिलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो कभी कभी छुट्टी के दिन भी आ जाते हैं ऐसे दिवस, या उस समय हमारे जो मित्र होते हैं वो हमारी नींद होती है, हमारी मित्र, तो उससे मुलाकात होती है हमारी। हाँ, तो आज बिना तकिए वाली नींद की भी बातें होंगी कार्यक्रम में। और आज हम सखी विशेष में कादम्बिनी गांगुली चिकित्सक जो हैं रही हैं, उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बातें करेंगे जी। और मानसून के व्यंजन तो बताएंगे ही साथ प्रेमचंद जी की कहानी आत्मसंगीत भी होगी आज जी। और हम प्रयास करेंगे कि कुछ उसको आप इस तरह से हम प्रस्तुत करें कि आपको बिल्कुल जीवंत लगे, या उसका लगे कि हमने कुछ उसमें किया है। ऐसे सीधे सीधे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज हम उसका पठन करेंगे ठीक से। देखिए कितना आपको पसंद आता है। और मित्रता दिवस के बारे में हमारी साथी लिखकर भेज रही हैं कि बहुत सारी बधाई और बड़ा अच्छा विषय है। तो मैं ये जो तकिए के बिना वाली नींद है उसकी तारीफ कर रही हैं। और लिखती हैं कि जिस देश की संस्कृति में राम और सुग्रीव की दोस्ती, कृष्ण सुदामा की मित्रता की बात कही गई हो, वहां मित्र का जीवन में कितना महत्व है ये दर्शाना कठिन नहीं है। हम तो मित्रों के प्रति समर्पित होते हैं, ये जीवन का अभिन्न अंग है। हो सकता है कि परिवार से अगर दूरी होती है, मगर यार दोस्तों से तो नाता तोड़ना बड़ा कठिन है। और एक ही मित्र क्यों न हो, मगर वो सच्चा साथी हो, ये बेहद ज़रूरी है। एक सच्चा मित्र हजारों रिश्तेदारों से अच्छा है। और एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने और लिखी है, दोस्त एक ऐसा चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी और जिंदगी से दर्द और हाथों की लकीरों से मौत तक चुरा लेता है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक तरह से कह सकते हैं कि इन जो दो पंक्तियां जो आखिर में आपने बताई, उसमें उन्होंने दोस्त क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए ये उन्होंने पूरी तरह से परिभाषित कर दिया है। जी हाँ। तो इसी तरह से दोस्त होना चाहिए। और आज के दिन के बारे में हम ये बता देते हैं कि 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने तय किया था कि हर वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाएगा, जबकि भारत में यह दूसरे दिन मनाया जाता है यानी कि जो पहला रविवार होता है अगस्त माह का, उस दिन मनाया जाता है। तो हम अभी 2 दिन के बाद फिर से मनाने वाले हैं, फिर से मना लेंगे। और जो जैसे कि तुमने बताया ना कि ये 2 पंक्तियां हैं, तो भाई ये भी तो हमारे अच्छे मित्र हैं ना। तो बस इन्होंने भी बता दिया, हमारी एक मदद कर दी इस कार्यक्रम के, अपनी ये पंक्तियों के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत भी कर ली। और बाकी लोग भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक बात और है कि जैसे कहते हैं ना कि मित्र बहुत जरूरी हैं, लेकिन ऐसा है कि रिश्तेदार को भी मित्र बनाया जा सकता है, और मित्र रहे तो बेहतर है। और कई बार रिश्तेदार जो होते हैं हमारे मित्र बन जाते हैं, जब कई बार हमारे जो उम्र के होते हैं ना वो तो हमारे मित्र बन ही जाते हैं। साथ में बिगड़ते हैं, कहा जाता है, डांट भी पड़ती है साथ में। हाँ, मित्रों को भी डांट बहुत पड़ती है साथ, तो पढ़नी चाहिए ना। हाँ, तो वो ऐसा ही, मतलब मित्र तो सच्चा वही है जो आपके साथ आपके घर जाए और डांट खाए कि तुमने इसे बिगाड़ रखा है। हाँ। और हम उसके साथ उसके घर जाएं और हम ये सुन के आए उसके घर से कि तुमने बिगाड़ रखा है। और फिर दोनों बिगड़े साथ में मिलकर और परवाह ना करें, और अगले दिन फिर पहुंच जाए और बोले भाई अंकल नमस्ते। तो ऐसे जो मित्र होते हैं, और आंटी जी उधर अंदर से घूरे उसको कुछ खाने का लाके दिया, आंटी जी आज हम भी खाना खाएंगे, वो अचानक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की जो दोस्ती होती है वो बड़े लंबे समय तक चलती है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं चलती है, लेकिन आप चलाएं उसको तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही किसी एक मित्र से दूसरे मित्र का झगड़ा हो गया, और क्योंकि उन्होंने कुछ उनके मन का नहीं किया, तो पहले मित्र ने बड़ी नाराजगी दिखाई और बहुत गुस्सा हो गया। बोले अब बस खत्म, कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि कुछ इनकम टैक्स वगैरह भरना था, उसकी समय अवधि पूरी हो रही थी, तिथि निकल गई, उन्होंने अपने आप भर लिया, अपना कर लिया और दोस्त को नहीं बताया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने तो बिल्कुल समझ लिया कि अब दोस्ती खत्म। भाई जो दोस्त समय पर उसने नहीं किया तो बस खत्म, नाराज। लेकिन दूसरे दिन फिर वो हाजिर हो गए। उन्होंने कहा और कैसे हो, क्या हो? तो कहा तुम्हें मतलब क्या है, हद हो गई, हमने इतना डांटा और बिल्कुल नहीं बात करनी है। बोले नहीं, मुझे लगा कि इतनी छोटी सी बात से ना दोस्ती नहीं खत्म करनी चाहिए, क्योंकि बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा समय लगता है, परखना बड़ा मुश्किल है, बहुत समय लगता है। ठीक है, एक हमसे गलती हो गई, आगे से थोड़ी होगी, अब इतनी बुरी तरह से डांट के बाद और ये धमकी की दोस्ती खत्म कर देंगे, अब नहीं होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। अगर एक मित्र नाराज हो जाए, दूसरा भी अगर नाराज हो जाएगा, तो जरूर दोस्ती में एक खटास आ जाती है। लेकिन अगर दूसरा दोस्त समझदारी से काम ले, जिसकी भी गलती है वो माफी मांग ले आगे बढ़कर,
तो पहले दोस्त को भी कई बार अपनी जो ज्यादती होती है ना, ज्यादा ही धमका दिया, ज्यादा ही चिल्ला दिया, वो पता चल जाता है। और एक ये भी बात होती है कि ये भी लगता है कि एक छोटी सी चीज के लिए हम कितना बड़ा हीरा अपना, हम जो है हीरे जैसी कीमती चीज को छोड़ रहे हैं। तो ये आपको तौलना है, थोड़ा तौल लीजिए। वैसे तो कहते हैं दोस्ती में तौलना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी चीजों को तौल लेना चाहिए, है ना, अपने हित की बात हो तो। हाँ, अच्छी चीजों को तो तौलना ही चाहिए, और साथ ही साथ अच्छे मित्रों की पहचान कीजिए, अपने आसपास उन्हें रखिए। सबसे मुश्किल है ये काम। ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जीवन में एक बार ये काम कर लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बचपन की जो दोस्ती होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। बचपन से साथ जुड़ जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि भाई अब तो हम सब दोस्त ही, अब कुछ बदलाव नहीं आ सकता, और कितना बदल जाएगा कोई। तो इस तरह से तो एक बात और है नेहा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दोस्त हर वक्त आपकी मदद न करे, लेकिन आपकी भले में भला सोच रहा है, मतलब आपका भला सोच रहा है, आपकी मंगल कामना करता है, और कोई बहुत नुकसान नहीं दे रहा, तो भी आप उसे निभा सकते हैं। हर वक्त आप उसको ये मत देखिए कि उसने मेरे लिए क्या किया, बल्कि ये देखिए कि आपका वो शुभेच्छु है कि नहीं है। और अगर है तो हो सकता है कि उसकी कुछ ऐसी मजबूरियां हों कि वो आपकी मदद ना कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति पैसे से संपन्न होकर आपकी मदद करे या शरीर से मदद करे या समय दे सके, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका हितैषी है तो आप उसको दोस्त बना सकते हैं। बिल्कुल। और आपने कहीं गलती की तो वो आपकी सबसे ज्यादा आलोचना करने वाला है। वो आपको बताएगा कि नहीं तुम गलत ही हो यहाँ। बिल्कुल। वो आपका साथ नहीं देगा। हर चीज में साथ अगर दे रहा है तो भी वो आपका सच्चा मित्र है कि नहीं, आप ये सोचिए, क्योंकि आपकी गलतियों का एहसास अपने कराते हैं, और दोस्त तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से एहसास करा सकते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये काम बिल्कुल गलत किया है तुमने, अब इसको सुधारो। हाँ, सुधारो। और अगर कभी कभी आप अगर हिम्मत हार रहे हो तो आपको इस तरह से हिम्मत दे कि नहीं तुम करो, कैसे नहीं करोगे। तो वो जो हक है और वो सारी चीजें हैं वो आप देखें। हर वक्त ये ना सोचें कि उसने कितने पैसे के समय मदद की, समय से मदद की, ये सब ना देखें। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो दोस्तों का तो एहसान है ही, लेकिन अगर दोस्तों को बोल दो कि हम तुम्हारा बहुत एहसान हुआ हम पर, हाँ, तो मार पड़ जाएगी। वो कहेंगे हाँ बड़े एहसान दिखाने आए हो तुम हमें, और उतारना फिर बैठ के, हाँ, है ना। देखते हैं कैसे उतार पाओगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई तुमने एहसान किया, बता देना, मैं चुका दूंगा। बोले हाँ 10 करोड़ दे देना। अच्छा। तो ऐसे फिर आपका मुंह बंद। तो बस कुछ ऐसे ही करते हैं दोस्त की, जब आपकी कुछ इस तरह से आप उड़ने लगते हैं तो बस मुंह बंद कर देते हैं। तो सच्चे दोस्त अच्छे होते हैं और होने भी चाहिए दोस्त। और जैसा हमने पहले भी कहा कि छोटी मोटी बातें छोड़कर आगे बढ़ें, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और कई बार जो नेहा विचार कुछ मन में आता है कि हम ऐसा करें जो पहले किसी ने नहीं किया, है ना। और कई बार ऐसा काम भी होता है जो पहले किसी ने नहीं किया होता, और उसकी ओर कोई पहला कदम कैसे बढ़ाता है, ये भी हमें कई बार ऐसे विचार आता है कि भाई फिर कैसे हम कर सकते हैं कि वो उन्हें उस ओर जाना है, ये सीखना है, वो करना है। बिल्कुल। तो इस नए क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं, फिर उसे ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही बढ़ा लेते हैं, बल्कि उस मकाम पर पहुंचते हैं और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि हम यूं कहें कि विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा से उसकी चर्चा करते हैं। और हम बात कर रहे हैं कादम्बिनी गांगुली जी की, जी, है ना, जो कि 18वीं शताब्दी में उन्होंने एक ऐसा काम किया था जो कह सकते हैं कि उस वक्त तो सामान्य नहीं था। बिल्कुल। और उस वक्त की अगर हम बात करें तो महिलाओं की शिक्षा ही जो थी वो मुश्किल थी, और उस पर चिकित्सक बनना यानी कि नामुमकिन ही था। लेकिन नामुमकिन है तो क्या हुआ, मुमकिन कर दिखाना ही हमारी बहनों का काम है। बिल्कुल। तो इस तरह से सच बात है, शिक्षा की तो बात जैसे तुम कह रही हो उस समय क्या, आज भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारी जगहों पर हमारी बहनें संघर्ष करती हैं, बेटियां संघर्ष करती हैं। और नामुमकिन सा काम जब किया उन्होंने तो कादम्बिनी गांगुली बन गई। और उन्होंने जब चिकित्सा विज्ञान को न सिर्फ पढ़ा बल्कि उसे इस तरह अपने अंदर समा लिया कि वो अपने जीवन की आखिरी दम तक इस काम से जुड़ी रहीं, लोगों की सेवा करती रहीं। और आश्चर्य ये हो सकता है जरूर हो कि जब वो 61 साल की थीं तो उन्होंने अपना देह त्यागा, और उस रोज भी वो एक ऑपरेशन करके आई थी। तो यानी कह सकते हैं कि जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा उस दिन भी वो काम करके ही आई, अपने काम से अंतिम सांस तक वो जुड़ी रही। जी हाँ। और वो पहली भारतीय महिला चिकित्सक नहीं थी, उनसे पहले आनंदीबाई जोशी ने ये मुकाम हासिल कर लिया था। ये कह सकते हैं कि लगभग दोनों साथ ही साथ बनी, है ना। क्योंकि ये लेकिन कादम्बिनी गांगुली ऐसी पहली भारतीय और दक्षिण एशियाई महिला हैं जिन्होंने चिकित्सा का अभ्यास किया। यानी कि कादम्बिनी गांगुली ने लोगों का इलाज भी किया, जबकि आनंदीबाई गांगुली ने ऐसा नहीं कर पाई थी, क्योंकि चिकित्सक की उपाधि मिलने के 1 वर्ष बाद ही वो नहीं रही इस दुनिया में। और आनंदीबाई जोशी जी हैं वो 1 साल पहले बनी थी इनसे।
तो लगभग एक साथ ही दोनों ने किया। लेकिन मतलब बड़ा मुश्किल काम है उस समय चिकित्सक बनना, यानी डॉक्टर बनना एक महिला का। और 18 जुलाई 1861 में भागलपुर, जो कि उस समय बंगाल में था और अब बिहार का हिस्सा है, वहाँ जन्म हुआ था। कादम्बिनी बसु के रूप में ये जन्मी थी। इनके पिता ब्रज किशोर बसु महिलाओं के विकास कार्य में वो जुटे हुए थे। तो उस दौरान महिलाओं की शिक्षा को उचित नहीं माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद कादम्बिनी गांगुली ने ब्राह्मो इंडियन महिला स्कूल ढाका से अंग्रेजी में पढ़ाई की और उसके बाद वो कलकत्ता के बलियागंज में हिंदू महिला विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना नाम करने वाली कादम्बिनी बसु ने 1863 में उन्होंने स्नातक तो किया, लेकिन उन्होंने किया आर्ट्स से, कला लेकर उन्होंने पढ़ाई की और उस समय से FA यानी कि फर्स्ट आर्ट्स कहा जाता था। तो ये बेतुना कॉलेज से उन्होंने किया था और उस वक्त वो देश के स्नातक होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। दूसरी उन्हीं की सहपाठी थी चंद्रमुखी बसु। क्या बात है। चिकित्सा के क्षेत्र में जाने का विचार जब कादम्बिनी बसु ने किया, उस समय उन्होंने अपने जीवन का एक और बड़ा कदम उठाया। नेहा, 12 जून 1883 को उन्होंने द्वारकानाथ गांगुली से विवाह किया और इसके 11 दिन बाद ही वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए चली गई। मतलब बिल्कुल असंभव सी बात है कि 11 दिन बाद चले जाए। और उस समय मतलब इस समय भी हम कह सकते हैं कि वो कई बार असंभव हो सकता है, बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं जी। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि हमारी बहनें काफी अपने उसको भविष्य को लेकर सजग हैं और ऐसे कदम उठा लेती हैं। लेकिन उस समय तो मतलब पत्नी, या यूं कह कि लड़की की शादी हुई, वो पत्नी बनी किसी की, तो बस उसके पीछे पीछे उसे रहना था। लेकिन 1984 में उन्हें सरकार की ओर से चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए मिलने वाली 20 रुपए की छात्रवृत्ति मिलने लगी और फिर उन्होंने 86 में ये पढ़ाई पूरी कर ली। 1886 की बात कर रहे हैं हम जी। और कादम्बिनी गांगुली एक प्रसूति डॉक्टर यानी गायनोकोलॉजिस्ट थी। उन्हें 1888 में ही लेडी डफरिन महिला चिकित्सालय में काम भी मिल गया और इसके लिए उन्हें उस समय मिलता था 300 रुपए महीना, जो कि काफी अच्छी रकम थी उस समय। 1800 की बात हो रही है तो जी। और 8 बच्चों की माँ थी वो, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी भी अपने काम के साथ कोई समझौता नहीं किया। बल्कि 1892 में प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड, डबलिन और ग्लासगो और एडिनबर्ग भी गई और पति द्वारकानाथ ने उनके मतलब हर कदम में उनका साथ दिया और उनके बच्चों में ज्योतिर्मयी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जबकि दूसरे बेटे प्रभात चंद्र एक पत्रकार बने। और पति का साथ उन्हें पूरी तरह से मिल रहा था, इसके कारण वो निश्चिंत होकर अपने काम में तो आगे बढ़ रही थी। लेकिन समाज की ओर से उन्हें उनकी कड़ी आलोचना हो रही थी। जब वो एडिन्सबर्ग से भारत लौटी तो उनको महिलाओं के अधिकारों के लेकर उन्होंने सवाल किए जो लोगों को पसंद नहीं आया। तो एक समाचार पत्र ने उनके बारे में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कादम्बिनी गांगुली के पति को इस बात से उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसको जाने नहीं दिया और इसके खिलाफ वो कोर्ट तक गए और उन्हें इस मुकदमे में जीत भी मिली और समाचार के जो संपादक थे समाचार पत्र के, उन्हें 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई। यानी कि एक तरीके से कहना चाहिए कि सिर्फ उन्होंने अपने लिए संघर्ष नहीं किया। वैसे तो यूं देखा जाए तो ये लगेगा कि उनके लिए मानहानि का ये मुद्दा था और उनके पति ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर हम दूर दृष्टि से देखें और तो समझ में आएगा कि एक महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा रास्ता खोला और कितनी बहनों के मन में उस समय आत्मविश्वास आया होगा कि हम कुछ भी करें तो हमारे खिलाफ कोई ऐसे वैसे बोल नहीं सकता है ना। कादम्बिनी गांगुली को सराहने वालों में फ्लोरेंस नाइटिंगेल और एनी बेसेंट का नाम शामिल है। जाहिर है ये खुद अपने समय में बहुत आगे तक गई थी। और 20 जनवरी 1888 में कादम्बिनी गांगुली के बारे में बोलते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था कि कादम्बिनी गांगुली ने शादी के बाद डॉक्टर बनने का मन बनाया और उनके बच्चे होने के बाद भी वो सिर्फ 13 दिन की प्रसूति के लिए अनुपस्थित रहीं। उन्होंने एक भी व्याख्यान नहीं छोड़ा, यानी लेक्चर जो देना था उनको पढ़ाई का वो नहीं किया और वो हर बार उपस्थित रहीं। बिल्कुल। और कादम्बिनी गांगुली अपने काम के प्रति बिल्कुल समर्पित रहीं, साथ ही वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए भी आगे आते रहीं। यही नहीं, 3 अक्टूबर 1923 के दिन जैसा कि हमने कहा कि वो दुनिया को अलविदा कहते हुए भी उस दिन भी उन्होंने अपना ऑपरेशन पूरा किया था और फिर उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया। एक ऐसी महिला, उनके बारे में अगर हम जानते हैं तो एक अलग सा उत्साह आ जाता है कि किस तरह से उन्होंने एक रास्ता बनाया, किस तरह से उन्होंने सारी लड़ाई की, संघर्ष किया और किस तरह से आगे बढ़ती गई। और देखो ऐसा है ना नेहा, जितनी हमने जैसे बात की कि यहाँ एक अखबार में निकला उनके बारे में और उनके पति ने कुछ किया, लेकिन छोटी मोटी जो बातें आसपास होती रही होंगी वो भी कम मुश्किल वाली नहीं रही होंगी, है ना। समाज का पूरा आपको विद्रोह हो रहा है आपके प्रति और
पूरा समाज अगर आपके खिलाफ हो जाता है या आपके बारे में समाचार पत्र में आपके विरोध में छप रहा है, तो अपने आप में एक मानसिक तौर पर भी आपको पीछे खींचने की कोशिश है, एक तरीके से कोशिश होती है, और आप कहीं ना कहीं दबाव में आते हैं और कहीं ना कहीं काम प्रभावित होता है और मनस्थिति तो बिगड़ ही जाती है। लेकिन ऐसी महिलाएं सालों बाद भी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं और राह दिखाती हैं, तो हम उनको नमन करते हैं और याद करते हैं और बहुत सारी बहनों से ये आग्रह करते हैं कि भाई कुछ कुछ हम उनसे प्रेरणा लेते रहें। और मित्रों के बारे में एक बात हमारे श्रोता ने कही है, हीरा मोती जैसी। बिल्कुल हीरा मोती जैसी, पन्ना से भी कीमती बातें हैं ये। वातावरण को जो महका दे उसे इत्र कहते हैं, जीवन को जो महका दे उसे मित्र कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे मित्रों के लिए हम लेकर हाजिर हैं आज कहानी मुंशी प्रेमचंद की। जी, कल उनका जन्मदिन है, तो इसी खुशी में हम सुना रहे हैं और इसका शीर्षक है आत्मसंगीत। आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थीं जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुलीं और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वो व्याकुल हो गई, जैसे दीपक को देखकर पतंग। वो अधीर हो उठी, जैसे खांड की गंध पाकर चींटी। वो उठी और द्वारपालों एवं चौकीदारों की दृष्टियां बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई, जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर कटीली झाड़ियां थीं, ऊंचे कगार थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जा रहा था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वो घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, माझी, माझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। रात को नाव नहीं खोल सकता, हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान जोखिम है। मैं रानी मनोरमा हूँ, नाव खोल दे, मुंह मांगी मजूरी दूंगी तुझे। तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता, रानियों का इसमें निबाह नहीं। चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खींचे चले जाते हैं उस ओर। क्या इनाम मिलेगा? जो तू मांगे। आप ही कह दें, गंवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज ना मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। ये मेरा हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वो कठोर और काला मुख जिस पर झुर्रियां पड़ी थीं। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्ध कर राग था। उसने अधीर होकर कहा, माझी, माझी, अब देर न कर, नाव खोल, मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। इस हार को लेकर मैं क्या करूंगा? अरे सच्चे मोती हैं। ये और भी विपत्ति है। मांझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वो सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगेगा। मेरे सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा, लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे ये हार नहीं चाहिए। हाँ, तो जो कुछ तू मांग वही दूंगी, लेकिन देर न कर। मुझे अब धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इस राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। तो इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो देती हूँ वो लेता नहीं और स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। और क्या दीजिएगा? मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु इस समय नहीं है,
लेकिन तू अभी नाव खोल दे, प्रतिज्ञा करती हूं कि मुझे मतलब मैं अपना महल दे दूंगी तुझे। उसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया होगा। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा, उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय नहीं लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वो महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे। और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहाँ? इतना माल असबाब कहाँ? उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊंगा? उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबिलें घोंसले बनाएंगी। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था। जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, तो फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? कितना विरागजनक राग है, कितना विह्वल कर देने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं रख सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी ही व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है और श्यामा की सी विह्वलता है। इससे झरनों का सा जोर है, आंधी का सा बल, इसमें वो सब कुछ है। इससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। माझी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की ये सुगंध है, जिस दीप की ये दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती। इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। हाय, अब तो तुझे क्या दूं मैं? ये संगीत नहीं, ये सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। ये समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बुहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी। माझी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माझिन के पैर मलूंगी। प्यारे माझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया। अब इस चाह में दाह है। अब ये सिर तेरे चरणों में है। ये कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में माझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ उसकी ही ओर आ रहा है। उसे रोमांच हुआ। वो मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि हवा में उड़ी जाती हो। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आत्मस्मृति का भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगीं। वो स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियाँ, प्राण पोषणी ध्वनियाँ उसी के मुंह से निकल रही थीं। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थीं। तो जिस तरह से माझी नैया पार लगा दे कहते हैं, तो वो कहते हैं भवसागर पार हो जाना चाहिए। तो कुछ उस तरह का भाव कहानी में था। बिल्कुल। और वैसे तो कहा जाए तो कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की एक एक कहानियां लाजवाब है और बहुत आसपास के लोगों को लेकर उन्होंने, मतलब उनके कहानी के पात्र होते थे। बल्कि इसी संदर्भ में एक बड़ी मजेदार बात यह है, कहा जाता है कि एक मैकू उनकी जो कहानी है वो इस तरीके का पात्र था कि उसको खुद नहीं पता था कि उस पर कहानी लिखी जा चुकी है। और जब बहुत सालों बाद कहानी वो छपी तो कुछ लोगों ने कुछ जिज्ञासा हुई और मजा लेने के लिए फिर उन्होंने बताया, मैकू ये तुम्हारा नाम है और तुम्हारे ऊपर ये कहानी लिखी गई है। तो वाकई उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इस तरह से उनके पात्र होते थे जो बिल्कुल जमीन से जुड़े होते
होते थे और कहानियां बहुत अच्छी होती थी। लेकिन क्या व्यंजन भी कुछ अच्छे हो सकते हैं? व्यंजन के बारे में पहले बताएं या हाँ, भूखे पेट नींद अच्छा, तो नहीं आती है, लेकिन सोने के बारे में अच्छे से बता देंगे। उसके बाद ही खाना वाना खिलाएंगे ताकि फिर अच्छी तरह से मतलब तुम सोने के बारे में बात करोगी और वो भी बिना तकिए के, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं दोस्त होता है तकिया, कई बार कहा जाता है। हाँ, तकिया इसलिए दोस्त होता है कि हम लोगों को जब जल्दी सोकर उठना होता था, जब अलार्म नहीं होता था, अब तो हर के हाथ में है जी, तब तक हम लोगों के लिए बड़ी दुर्लभ चीज होती थी ये सब चीजें, घड़ी वड़ी जैसी चीजें। तब ये कहा जाता था कि तकिए से कह दो कि सुबह 5 बजे उठा देना, वो उठा देगी। वाह। तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये धक्का देगी कि क्या करेगी कि मुंह पर आ जाएगी सर के बाद। ये सोचते सोचते नींद ही नहीं आती होगी। नहीं, बचपन था, हर गम से बेगाना, सो जाते थे। और बस कुछ ऐसा नहीं है, उसका वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो अब समझ में आया नेहा, कि शायद वो हम अपने दिमाग को एक फीड देते थे कि हमें सुबह 5 बजे उठना है। हमारे अवचेतन मन को याद रहता था। आप जब अपने आप से कोई प्रण करते हैं तो वो पूरा हो जाता है, वो तकिया से नहीं, हम खुद से कहते थे। लेकिन अब अगर ये तकिए के बिना अगर सोएंगे तब क्या करेंगे? लेकिन हाँ, जगाएगा कौन? बिस्तर को बोलकर सोना होगा। हाथ में दे दिया ना मोबाइल, फोन, घड़ियां। तो लेकिन जो सोने की जो बात है, हम इसके लिए भी कह रहे हैं कि शरीर का जो हमारा आकार है, जो सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, मौलिक रूप से, खास तौर से ये रीढ़ की हड्डियां हैं, गले की मांसपेशियां हैं, तो बहुत सारी जो है, हमारा क्या होता है कि हम लगाते हैं जितनी ऊंची तकिया पे, धीरे धीरे और ऊंचा उसको करते जाते हैं और आराम मिलता जाता है। लेकिन फिर वही वाली बात है, अगर हम ज्यादा बात के बारे में सोचें, भविष्य के बारे में, तो वो नुकसानदेह होता है और हमारे पूरे शरीर की जो बनावट है वो बिगाड़ता है धीरे धीरे। बिल्कुल। और इसके अलावा एक तो बहुत बड़ा कारण कहा जाता है कि तकिया लगाने के नुकसान जो कह रहे हैं जी, कि तकिया लगाने से मुहासे भी हो सकते हैं। ऐसा भी? तो इसका जो है वो थोड़ा सा घुमा के कान जो पकड़ते हैं वैसी वाली बात है। क्यों? क्योंकि तकिया कई बार हम बहुत ज्यादा साफ नहीं करते हैं, उसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह जमी होती है, तो अगर वो, क्योंकि सबसे ज्यादा चेहरे के पास वो रहता है और हम एकदम निश्चिंत होकर सो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर वो गंदगी जो भी है वो हमारे मुंह पे अगर इस तरह से लगती है, रात भर हमारे संपर्क में रहते हैं, संक्रमण हो जाता है जी, तो उससे संक्रमण होता है, मुहासे हो सकते हैं। तो अगर ना लगाएं तो बच जाएंगे उससे। क्या बात है। अब भाई, अब हमें लगता है कि बहुत सारे लोग तो छोड़ देंगे, लेकिन हम छुड़वाना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, आप उसका वैज्ञानिक पहलू समझें, उसके होने वाली परेशानियां समझें और तब खुद निर्णय लें। और वैसे भी जो सीधे हम सोते हैं, यानी पीठ के बल जो सीधा सोते हैं, तब तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और अगर बहुत जरूरत लगती भी है तो बस गर्दन के नीचे उतना ही लगाएं जितनी ऊंची गर्दन है। अक्सर डॉक्टर भी कहते हैं ऐसा, चिकित्सक की, बस समझिए कि आपकी कोई तौलिया है तो उसकी 2 परत रख लें आप, और वो भी सिर्फ आप गर्दन के बीच में रखें। वो जो गैप है, जो जगह है खाली बचती, कंधे और सिर के बीच में, गर्दन में जो जगह होती है, उसके लायक ही हो तो अच्छा है जी। क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत सिर उठाया, अगर कोई दिक्कत है तो आपको सिर दर्द जैसी शिकायत भी हो सकती है। बिल्कुल। और कई बार जो तकिया अगर बहुत कड़ा होता है या बहुत ज्यादा नरम होता है तो भी सिर और गर्दन में बुरी तरह से दर्द हो जाता है, क्योंकि कड़ा है तो भी कई बार सिर दर्द होने लगता है, नरम है तो अंदर सिर चला जाता है, तो उससे फिर वापस संरचना की बात हो जाती है, तो फिर परेशानी हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है, और एक बात और है कि अगर ऐसी स्थिति में जब आप आदत आपकी छूट जाएगी तकिया लगाने वाली, तो कहीं पर भी आप आराम से सो जाएंगे। नहीं तो कुछ लोगों को अपनी तकिया ना हो तो नींद ही नहीं आती है। हाँ, वो अपना तकिया लेकर सफर करते हैं। हाँ, सफर भी करते हैं और कभी कभी जब तकिया नहीं हो तो सफर कर जाते हैं। ये भी बात है ना। तो दोनों चीजें हैं, तो इससे भी आप बच जाएंगे। बस कहीं भी जहाँ जगह मिले आप सो सकते हैं आराम से। हाँ, लेकिन करवट लेते वक्त जब होता है तो आपको थोड़ी सी, जो वही फिर दूरी की बात होती है कि कंधे से और सिर के बीच में जो ऊंचाई है जितनी, उतना आपको सर ऊंचा करना पड़ता है। तो वो जैसे हम हाथ लगा लेते हैं ना अपना और उसके ऊपर सिर डाल के सो जाते हैं, तो उस तरह का उतनी जगह हो जिसमें आपको आसानी से आप आराम रहे, शरीर को आराम रहे। जी हाँ, तो ये आपके मोटापे पर निर्भर करता है कि आप कितने मोटे हैं, और ये आपको तय करना है। लेकिन हाँ, जब अगर आप पीठ के बल सो रहे हैं तो कोशिश करें कि तकिया न लगाएं तो बेहतर है, और कोशिश करें कि आप पीठ के बल ही सोएं। बिल्कुल। और तकिया न लगाने के फायदे भी ये कहें कि भाई आरामदायक नींद मिलती है, तो इससे शरीर पूरा आराम की अवस्था में रहता है और पोस्चर सही रहता है, क्योंकि तकिया नहीं लगा रहे हैं तो आप सही संरचना रहेगी आपकी। जी हाँ, और नींद में जब किसी तरह का खलल नहीं होता है, कोई विघ्न नहीं होता है, तो जाहिर है कि आप जब सुबह उठते हैं तो बड़ा तरोताजा रहते हैं और तनाव मुक्त नींद आती है आपको। और विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि जो अगर आप तकिया नहीं लगाते तो याददाश्त में भी वृद्धि होती है, क्योंकि अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग जो इतनी देर काम करता है उसको आराम मिलता है पूरा, और नींद अच्छी, आप लंबी सीधी नींद ले सकते हैं, बीच बीच में उठते नहीं है क्योंकि तकलीफ नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही शरीर को,
तो इससे आपका दिमाग तरोताजा होता है, तो आपकी याददाश्त भी अच्छी होती, क्योंकि अच्छी होती है, आपका दिमाग सक्रिय रहता है ज्यादा। और जब ये सारी चीजें जब होती हैं और आप अच्छी नींद से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, या यूं कहें कि अगर नींद सही है तो बहुत हद तक हमारा स्वास्थ्य अपने आप सही रहता है, हम सेहतमंद रहते हैं, और अगर कोई तकलीफ है तो वो दूर भी जल्दी हो जाती है, यानी हीलिंग भी अच्छी होती है, जल्दी हो जाती है। और वैसे वो एक अप्रत्यक्ष रूप से जो एक नुकसान कह सकते थे कि धूल तकिए में कई बार अंदर में बहुत ही बारीक कण होते जो जमा होते जाते, तो किसी को अगर धूल से एलर्जी हो तो वो तकिए में अगर वो सोता है तो उसको तुरंत एलर्जी हो सकती है, तो इससे भी वो बच जाएंगे अगर तकिया नहीं लगाएंगे। छींक आने लगती है, और अक्सर तो सर्दी जुकाम भी हो जाता है और पता नहीं चलता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं छोटी छोटी जिनको हम समझ नहीं पाते कि अगर सिर दर्द हो रहा है तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ये तकिए की वजह से भी है। तो आप देखें कि आपको कोई तकलीफ है अगर, तो तकिए की वजह से तो नहीं है, और अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो अगर कोई फिर भी तकलीफ है तो आप देखें कि उसमें वो बचपन में जैसा लगाते थे ना राई का तकिया बच्चों के लिए, इस तरीके का कोई तकिया, यानी कि जो आपके शरीर के आकार के साथ ढल जाए। तो हर चीज हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे शरीर के आकार के हिसाब से ढल जाए। तो तकिया जो है उस पर थोड़ा सा गौर करें और अच्छी नींद लें। तो रेणु जी, जब नींद नहीं आती है तो क्या होता है? तो भूख लगती है, ऐसा लगता है कि जाके कुछ खा ही लिया जाए। जाके लगता क्या, खा ही लेते हैं हम लोग, लेकिन हम उस समय तो कुछ नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको आता है और आप पहले से बना कर रखते हैं, तैयारी रखते हैं, तो अच्छी बात है। तो खास तौर से बारिश के समय तो वैसे बड़ा मतलब विरोधी सी बात है नेहा। मतलब इसी समय कहते हैं कि पाचन शक्ति कमजोर है और इसी समय बड़ा उटपटांग खाने का मन करता है। वो कहते हैं चटर मटर खाने का ये मौसम ऐसा लगता है। लेकिन तो घर में अगर बनाएंगे तो बच जाएंगे। हमारी सखियां जरूर ये बात कहने के लिए सोच सकती कि हाँ तुम कह दो, हमें बनाना पड़ेगा ऐसा। लेकिन सखियों को अच्छा भी लगता है। जैसे देखिए, पकौड़ियाँ तो हम खाते ही हैं आमतौर पर। बारिश बोलते साथ ही सबको लगता है कि पकौड़ियाँ खानी चाहिए तुरंत, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम आज बताने वाले पोहा कचौरी, जिसे खा सकते हैं हमारी सखियां, हमारे सखा भी बना सकते हैं। नहीं बनाए ही बना सकते हैं क्या, मतलब बनाइए, बहुत आसान है। तो हमारे सखा बनाए, हमारी सखियां उनकी थोड़ी थोड़ी मदद कर दें और उसके बाद मिलके खाएं। सामग्री और वो कैसे बनाना है बता देते हैं। 4 आलू चाहिए उबले हुए और मैश किए हुए। अच्छा। और ब्रेड की 2 स्लाइस चाहिए किनारे काट कर, और नमक हम स्वादानुसार इसमें डालेंगे। स्टफिंग के लिए हम इसमें आधा कप पोहा लेते हैं, जिसको कई जगह चूड़ा भी कहा जाता है, और 2 टीस्पून तेल, 1 प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक का 1 टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, चारों बारीक काट देना है धीरे छोटा छोटा जी। और 1 टीस्पून साबुत धनिया और सौंफ, दोनों को थोड़ा हल्का सा पीस देना है, दरदरा सा पीसा हुआ। लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डालिए। आधे नींबू का रस चाहिए और तलने के लिए हमें तेल चाहिए। तो इसके अलावा काम क्या करना है ये हम बता देते हैं। बताओ। ब्रेड को पानी में भिगो के आप हाथों से दबाइए, तो इसमें जो अतिरिक्त जो पानी होगा वो निकल जाएगा। हाँ। और ये गीला होता है तो बहुत ही मुलायम हो जाता है, बल्कि टूटने लगता है। आप उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा और बहुत कम पानी डालें। अगर आपकी ब्रेड बहुत मुलायम है तो आप बस हल्का हल्का छिट्टा दे दीजिए। बिल्कुल। और ब्रेड में आप आलू और नमक मिला के, आलू और नमक को अच्छी तरह से मिला लीजिए और ब्रेड में उसको आप स्टफ कर दीजिए, यानी उसके अंदर भर दीजिए और गोला एक बना लीजिए। और उसके बाद आप पैन में तेल गरम कीजिए, प्याज और अदरक डाल के नरम होने तक उसे भून लीजिए, और बची हुई जितनी भी सामग्री है हमारी उसमें सब डाल दीजिए, जैसे कि हरा धनिया, अदरक, मिर्ची, ये सारी चीजें आप डाल दीजिए, सौंफ, धनिया वगैरह जी। और कचौरी बनाने के लिए आप कवरिंग करने के लिए, बनाने के लिए आलू वाला जो मिश्रण है उसको हथेली में आप फैलाइए। बीच में आप 1 टीस्पून पोहे वाला मिश्रण रख के उसको अच्छी तरह से बंद करके कचौड़ी जैसा आप शेप दे दीजिए गोल गोल, बस। और बस तल दीजिए और हरी चटनी के साथ उसे परोसिए और खाइए। लो, हमारे साथी ने तो पहले ही लिख दिया था इसमें, पता है। हाँ, अरे बस तो इन्होंने लिखा था कॉर्न, भुट्टे के दाने होते हैं, उसे निकाल कर उबाल लें और हल्का पीस लें। इसमें कटे प्याज, टमाटर, हरे मिर्च, नमक, गरम मसाला, और जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा प्रचलन है, अगर आप प्रयोग में लाती हैं तो नारियल मिला दें और सब सामग्री मिला दें। अब ब्रेड स्लाइस के किनारे निकाल कर, जैसे तुमने बताया अभी ना कि पानी में डुबो कर उसको हाथ से दबा लें और उस पर तैयार मसाला फैला लें और रोल कर दें और फिर बस तल दें, डीप फ्राई कर दें। और डीप फ्राई की तो कोई भी चीज होती है ना, मुंह में पानी आ जाता है। के मौसम में अच्छी लगती है क्योंकि पानी, और अरे हर समय अच्छा लगता है, पानी आता ही रहता है ना बरसात में तो मुंह भी बिल्कुल पीछे नहीं रहता और मुंह में भी पानी आ जाता है। हाँ। अब भुट्टे की एक रेसिपी उन्होंने बता दी, मक्की की चटनी नेहा बताएंगी। और ऐसा है ना कि चटनी तुम बताओ जी, लेकिन ये हमारे एक साथी लिख रही हैं
25 साल से बिना तकिए के सो रही हूँ डॉक्टर की सलाह पर। तकिए की जगह सूती कपड़े का तौलिया या गमछा गर्दन के नीचे रखती हूँ। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई पर अभ्यस्त हो गई हूँ अब। तो अच्छी बात है। तो शुरुआत में तो थोड़ी परेशानी हर चीज में होती है जी। और धीरे धीरे हमारा शरीर उस हिसाब से ढल जाता है। जैसे कि क्या होता है कि पकोड़े खाने की हमें आदत है, हाँ। लेकिन जब हम बनाने जाएंगे हमारे जो सखा हैं, हाँ। तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि प्याज कैसे काटना है, ये आसान कैसे वाला करना बता है। दो ना कुछ। और सखियों को भी परेशानी हो सकती है ये देख के कि ऐसा प्याज क्यों काट रहे हो। हाँ। लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाइए आप दोनों ही। बस यही तो दिक्कत है कि हम अब हाँ, ये देखो बहुत जरूरी बात है कि हम अपनी सखियों से यही कहना चाहते हैं कि आपको अगर काम करवाना है किसी से तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की आदत डालिए, समझौता करने की आदत डालिए। थोड़ा प्याज अगर थोड़ा मोटा कट जाए, चटनी थोड़ी मोटी पिस जाए दरदरी, तो थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करिए, तो आपको इसमें सुकून बहुत मिलेगा। जैसे बिना तकिए की नींद आती है ना, वैसे ही सुकून मिलेगा। तो शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन वो बस एक आध हफ्ते की बात है। उसके बाद हमारे एकदम ट्रेंड हो जाएंगे, इतनी अच्छी तरह से बनाएंगे खाना, फिर वो बाद में बातें भी बनाएंगे, कहेंगे कि देखिए हम इतना अच्छा खाना बनाते हैं। जो चटनी बनाओ पहले तुम। तो चटनी हम बना देते हैं, टमाटर और प्याज की चटनी बता रहे हैं क्योंकि भुट्टा आपने खा लिया है। नहीं, भुट्टा तो देखो आजकल ना बारिश में उसकी चटनी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि भुट्टा जो आजकल होता है बारिश के समय में, वो जब सड़क के आसपास या वैसे भी कोयले के ऊपर जब ताजा ताजा सेकते हैं, वो सबसे अच्छा पौष्टिक रहता है और स्वादिष्ट भी लगता है, और उसकी जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी होती है। तो उसका सेवन करिए नींबू नमक लगाकर और टमाटर और प्याज की चटनी बनाइए। इसके लिए आपको 2 बड़े टमाटर चाहिए, 1 बड़ा प्याज चाहिए, 4-5 सूखी लाल मिर्च चाहिए, 2 चम्मच चना दाल, 4-5 लहसुन की कलियां, और नमक और पानी आप अपने जरूरत के अनुसार डाल सकते हैं। और लहसुन ना खाएं तो निकाल दें। तो फिर तो ये बना नहीं पाएंगे क्योंकि प्याज भी निकालना पड़ेगा ना। नहीं, कुछ लोग लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज खा लेते हैं। जी, तो फिर ठीक है, आप अपने अनुसार उस चीजों को डाल फिर बदल कर देंगे। जी। और तड़के के लिए 1 चम्मच कुकिंग ऑयल चाहिए, आधा चम्मच राई चाहिए, आधा चम्मच उड़द की दाल, थोड़े से करी पत्ते आपको लगेंगे जी। और इसके लिए आपको 1 चम्मच तेल कढ़ाई में डाल के लहसुन और लाल मिर्च को भून लेना है, और इसके बाद प्याज और टमाटर जो कि थोड़ा काटा है आपने, वो भी इसमें डाल के थोड़ी देर पका लेना है। अच्छा। और उसके साथ ही आपको चना दाल भी डाल देना है, तो थोड़ा सा वो भी सिक जाएगी। और 30 सेकंड तक इसको सेकने के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए, या आप देख लीजिए कि सिक गया है कि नहीं अच्छी तरह से। और उसके बाद इसको पीस लीजिए और बाकी चटनियों की तरह इसमें तड़का लगा लीजिए। तड़के के लिए आपको तेल गरम करना है, राई और उड़द की दाल डालना है आपको ताकि थोड़ी लाल हो जाए, करी पत्ता डालना है, और इसके बाद इसको तड़का लगा दीजिए। और ये इडली वगैरह के साथ, इडली डोसे के साथ बहुत अच्छी लगती है टमाटर की चटनी। अरे वाह। तो ये बनाइए और खाइए। ये छौंकी हुई ऐसी चटनी तो मतलब बिल्कुल अलग तरीके की है। यूं तो टमाटर की चटनी थोड़ा अलग ढंग से बनती है, उसको उबाल के पीस दिया जाता है, उसके बाद छौंक लगाते हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग है और बहुत अच्छी है। तो हमें लगता है कि जो हम लोगों ने ब्रेड पकौड़े बनाए या जो और भी चीज़ें बनाई उसके साथ बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, भुट्टे की अगर चाट बनानी हो तो बनाई जा सकती है। जैसे कि हम मूंग की दाल अंकुरित खाते हैं, या मूंग की दाल हल्की उबाल कर भी आप उसके संग संग ये सारी चीज़ें मिलाकर बना सकते हैं। तो ऐसे ही भुट्टों को उबाल लें, और इसमें भी 2 तरीके के भुट्टे आते हैं, एक देसी होता है और एक अमेरिकन आता है ना। तो वो जो मीठा मीठा सा हल्का होता है उसको आप उबाल लें और उसके बाद उसको छान लें, कुकर पूरी सीटी दे दे, मतलब पक जाए, आपको अंदाज होगा 1 सीटी के करीब में ये पक जाता है अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत ही नाजुक सा होता है। तो इन्होंने बता दिया कि ये भी काम करती हैं। चलो ठीक है। 1 कटोरी भुट्टा लेंगे और उसके बाद 1 प्याज लेंगे बारीक कटा हुआ, 1 खीरा लेंगे बारीक कटा हुआ, फिर टमाटर भी है उसे भी बारीक काट लेंगे, 2 हरी मिर्च कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। नमक आप अपने हिसाब से लें, हो सकता है अगर आपने चाट मसाला डाला है तो नमक ना भी डालें। तो जैसे हमने कहा कि भुट्टे के दाने उबाल लें और सीटी, फिर उसके बाद उसको निकाल कर पानी छान दें उसका, और उसके बाद ये सारी कटी हुई चीज़ें जो प्याज, खीरा, टमाटर है, हरी मिर्च डालकर मिला दें। चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें अदरक भी कद्दूकस कर सकती हैं, और चाट मसाला मिला दीजिए, और इस तरह से जायकेदार चाट तैयार।
बिल्कुल। और ये चाट बन गई है, चटनी की बात हो गई है, अच्छा खासे पकोड़े बन गए, इतनी सारी चीजें जब आप बताएंगे तो बाहर पानी आए ना आए मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है, आप जानती हैं। नहीं अभी पिछली बार कितना आम की कितनी परेशानी हुई थी मुझे। जी बताइए। तो खिलाया तो था उसके बाद, अब क्या चाहिए? तो अब बाद में खिलाते हैं ना आप हमेशा, तो बाद तक मैं जल्दी जल्दी जाना चाहती कि बाद नहीं अभी नहीं। लेकिन देखो ऐसा है ना कि जल्दी जल्दी जाना, लेकिन सारी चीजें ठीक से रखनी होती है, जैसे मास्क लगा लो और सारी तैयारी कर लो, साथ में सैनिटाइजर रख लो, क्योंकि कहीं भी बाहर निकलो तो कहीं भी अगर ऑटो वगैरह में भी अगर हम सफर कर रहे हैं तो कोशिश करो कि हाथ से किसी चीज को छुए ना, और घर जाते ही नहा लें, कपड़ों को पूरा धोने में डाल दीजिए, साबुन से अच्छी तरह से 20 सेकंड तक हाथ धो लें और सुरक्षित रहें। बिल्कुल सुरक्षित तो रहना ही है। अब तो ये एक तरह से आदत बन गई है, अब तो ऐसा लगता है कि सैनिटाइजर की बोतल सामने दिखती है तो ऐसा लगता है सैनिटाइजर लगाना है, बहुत देर हो गई है सैनिटाइजर, हाँ इत्र की तरह लगाते हैं और एक मित्र की तरह भी हो गया ये हमारे लिए। बिल्कुल ये मित्र की तरह है और इसको मित्र ही समझिए, इससे ऊबिए नहीं। और तुमने जैसे कहा आदत पड़ गई है, अभी भी बहुत सारे लोगों की आदत नहीं पड़ी है, इसीलिए इसको हमें बार बार बीच बीच में बताना पड़ता है। तो ये एक ऐसी आदत है जिसको आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और उसे अगर आप अपनाते रहेंगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें, बहुत अच्छी आदत है। यानी कि कोरोना अगर भाग भी जाए तो भी अगर ये चलता रहेगा इस तरीके की आदतें, तो हमारी सुरक्षा इसमें है। बिल्कुल। और अब एक आदत समय की भी है कि वो हमेशा बीत जाता है, तो हमारा समय हो चुका है। तो इस कार्यक्रम से नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।